हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसटी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 28वां प्रैक्टिस सेट देखेंगे आपका नागरिक शास्त्र का, जो आपके जीआईसी लेक्चरर, टीजीटी, पीजीटी, जीडीसी, एलटी ग्रेड सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये रिवीजन क्लास है और 28वां प्रैक्टिस सेट है। इसके पहले का वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं जा करके, जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से सारे प्रैक्टिस सेट को जो है तैयार किया गया है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को शुरू करते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य के नागरिक समाज में सम्मिलित होने का उद्देश्य उनकी संपत्ति की सुरक्षा है। यह कथन किसका था? तो ये कथन जॉन लॉक का था। ठीक है। प्राकृतिक दशा में जो है मनुष्य को प्राकृतिक अधिकार प्राप्त होते हैं और जिनमें जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार उनका प्रमुख अधिकार है, और इस अधिकार की रक्षा के लिए ही मनुष्य जो है नागरिक समाज की स्थापना करता है। ये कहा था किसने? तो ये लॉक महोदय ने कहा था। 62 नंबर प्रश्न है, संप्रभुता की एकलवादी अद्वैतवादी धारणा किसकी प्रधानता स्वीकार करती है? तो वो निश्चित अधिकारी की प्रधानता जो है स्वीकार करती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ऑस्टिन ने कहा था कि कोई निश्चित उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति जो स्वयं किसी उच्च सत्ताधिकारी व्यक्ति की जो है आज्ञा पालन का अभ्यस्त नहीं है, किसी समाज के अधिकांश भाग में अपनी आज्ञा का आदतन पालन करता है, तो उस समाज में वह संप्रभु होता है। ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जो है कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पूछा है। तो पहला है आपका, संक्षिप्त राज्य अधिकारों को निर्मित नहीं बल्कि मान्य करता है। ये लास्की द्वारा कहा गया है, तो बिल्कुल सही कहा गया है। ठीक है। और राज्य द्वारा मान्य मांगे ही अधिकार हैं, ये बेंथम ने कहा था, तो ये भी सही है। अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है, तो ये गलत है आपका। ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो बोसांके ने कहा था, बोसांके ने स्टेटमेंट दिया था कि अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य जो है लागू करता है। ठीक है। समाज स्वीकार करता है और राज्य उसे लागू करता है, ये बोसांके ने कहा था। ये नहीं कहा था अधिकार राज्य द्वारा मान्य एवं प्रभावी की गई मांग है। ठीक है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा था, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और डी भी देख लीजिए आप लोग, अधिकार इस तथ्य से उत्पन्न होने की एक मनुष्य की एक सामाजिक प्राणी है, तो ये कहा था गिलक्राइस्ट ने। ठीक है। तो ये भी आपका सही हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें संप्रभुता नहीं पाई जाती है? तो जनमत में जो है संप्रभुता नहीं पाई जाती है। ठीक है। ऑस्टिन बताते हैं कि ब्रिटेन की जनता या बहुसंख्यक सर्वसाधारण लोग जैसे कि उन्हें कहते हैं संप्रभुता के साझीदार हैं। ठीक है। और गिलक्राइस्ट के अनुसार जो है ऑस्टिन यह कहते हैं कि पार्लियामेंट या संसद संप्रभु है, सम्राट, अभिजात वर्ग तथा निर्वाचक समुदाय जो होता है वो भी संप्रभु है, और पार्लियामेंट के जो है भंग हो जाने पर जो निर्वाचक समुदाय होता है वो भी संप्रभु है, और हाउस ऑफ कॉमन्स को जो शक्तियाँ प्राप्त है वो भी क्या है? संप्रभु है। यानी निर्वाचक गण, संसद, सम्राट सभी में जो है संप्रभुता पाई जाती है, लेकिन जनमत में जो है संप्रभुता नहीं पाई जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्रता पर 4 निबंध 4 एसेज ऑन लिबर्टी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखा था ईसा बर्लिन ने। ठीक है। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो ये 4 एसेज ऑन लिबर्टी जो है ईसा बर्लिन का है, और 4 निबंध की एक और पुस्तक थी हर्बर्ट स्पेंसर की, उनकी पुस्तक थी मैन वर्सेज स्टेट। ठीक है। मैन वर्सेज स्टेट। ठीक है। ये हर्बर्ट स्पेंसर की थी मैन वर्सेज स्टेट। और जेएस मिल जो लिखे थे, ठीक है, जेएस मिल का पुस्तक था ऑन लिबर्टी, इसको भी याद रखिएगा, ऑन लिबर्टी। और अर्नेस्ट बार्कर का था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। ठीक है। तो इन चारों की पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछा जाता है। और यहाँ पे इस प्रश्न के अनुसार जो हो जाएगा आपका 4 एसेज ऑन लिबर्टी, इस पुस्तक के लेखक हैं ईसा बर्लिन। ठीक है। तो ये डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा।
66 नंबर क्वेश्चन है, यह दृष्टिकोण की विधि समाज के औचित्य की धारणा को प्रतिबंधित करती है, यह संकेत करता है। तो किसका संकेत करता है? तो संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत की ओर यह संकेत करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बहुलवादी विचारक डुग्बी का मानना है कि सबकी समान आवश्यकताएं और इच्छाएं मिलकर जो एक निश्चित रूप धारण करती है उसे सामाजिक सुदृढ़ता कहते हैं, और विधियों का निर्माण इन्हीं सामाजिक सुदृढ़ताओं द्वारा होता है। बल्कि व्यक्ति उन समस्त अधिनियमों को मान्यता प्रदान करता है जिनका उद्गम स्थल इस सामाजिक सुदृढ़ता में होती है। ठीक है, फिर डुग्बी कहता है कि विधि का उद्गम जो है शक्ति में नहीं है, सामाजिक सुदृढ़ता के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए जो है हम विधियों को मान्यता प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? जब राज्य होगा तो स्वतंत्रता नहीं हो सकती, और जब स्वतंत्रता होगी तो राज्य अस्तित्व में नहीं रहेगा। तो ये लेनिन का कथन था। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लेनिन कहता था कि वास्तव में जो ही सर्वहारा के अधिनायकवाद को एक प्रकार का राज्य होने की मान्यता मिल जाएगी तभी स्वतंत्रता का वचन हो जाएगा। यदि राज्य का अस्तित्व होगा तो स्वतंत्रता नहीं होगी, यदि स्वतंत्रता का अस्तित्व होगा तब कोई राज्य नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, नागरिक की सर्वाधिक स्वतंत्रता कानून के चुप रहने में है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है आपका हॉब्स का। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। हॉब्स कहता है कि संप्रभुता कानून द्वारा अभिव्यक्त होती है और कानून का पालन करना ही व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। जहाँ कानून का कोई आदेश नहीं है वहाँ व्यक्ति अपनी तिष्ठा और समझ के अनुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। जहाँ कानून चुप है वहाँ व्यक्ति की स्वतंत्रता है। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 69 नंबर क्वेश्चन है, प्लेटो की रिपब्लिक में प्रतिपादित न्याय के सिद्धांत के अनुसार न्याय का अर्थ है। तो न्याय का क्या अर्थ है? तो न्याय का अर्थ है अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र में अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। प्लेटो की मान्यता है जब उत्पादकों, सैनिकों एवं शासकों के तीनों वर्ग सुचारू रूप से अपना अपना कार्य करें तो वह जो है एक दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं होगा और संपूर्ण समाज में न्याय की स्थापना हो सकेगी। और उसी के क्षेत्र में सहवाइवन ने एक स्टेटमेंट दिया था कि यह उन व्यक्तियों के पारस्परिक तालमेल का नाम है जिनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी शिक्षा, दीक्षा एवं प्रशिक्षण के अनुसार अपने अपने कर्तव्यों को चुन लिया है और उनकी जो है अनुपालन भी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे रिपब्लिक के बारे में पूछा गया है कि उसमें जो प्रतिपादित न्याय का सिद्धांत है उसके अनुसार न्याय का क्या अर्थ होता है। तो अपने निर्धारित कार्य क्षेत्र में अपने अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना ही प्लेटो के रिपब्लिक की न्याय सिद्धांत का अर्थ है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 70 नंबर क्वेश्चन है, यह किसका कथन है? अपने जन्म के समय से ही कुछ लोग पराधीनता के लिए नियत होते हैं और कुछ लोग शासन करने के लिए। तो ये कथन किसका है? तो ये अरस्तु का है। डी ऑप्शन सही होगा। अरस्तु कहता है कि विषमता प्रकृति का नियम है, कुछ व्यक्ति जन्म से ही स्वामी है तो कुछ जन्म से दास होते हैं, कुछ व्यक्ति शासन के लिए पैदा होते हैं तो कुछ जो है शासित होने के लिए पैदा होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनमत के निर्माण का साधन नहीं है? तो ये आप लोग जानते होंगे, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, न्यायपालिका है। ठीक है, लोकमत के निर्माण के साधन के तत्वों में प्रमुख रूप से देखा जाए तो विचारक, परिवार व प्राथमिक समूह, धर्म, धार्मिक संगठन, शिक्षण संस्थाएं, संचार के साधन जैसे समाचार पत्र, रेडियो हो गया, टेलीविजन हो गया, सिनेमा हो गया, ये सभी जो है किसके साधन है? तो ये सभी जनमत के साधन है, लेकिन न्यायपालिका जो होती है ये जनमत का साधन नहीं होती है। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न है, राल्स की न्याय की धारणा क्या है? तो राल्स की न्याय की धारणा है उदारवादी। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। राल्स ने अपने न्याय सिद्धांत के अंतर्गत जो है उपयोगितावाद के विभिन्न रूपों का जो है विरोध किया है। उसने तर्क दिया है कि उपयोगितावाद का ध्येय कुल उपयोगिता की अधिकतम वृद्धि है, चाहे उसका वितरण किसी भी रूप में क्यों ना हो। राल्स के अनुसार जो है न्याय की समस्या जो है प्राथमिक वस्तुओं के न्यायपूर्ण वितरण की समस्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या है? उदारवादी है, तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 73 नंबर क्वेश्चन है, उदारवाद समर्थन करता है। तो किसका समर्थन करता है? तो राज्य के सीमित कार्य का समर्थन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत उदारवाद जो है राज्य के न्यूनतम कार्य का समर्थन करता है और केवल कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा जैसे कार्य ही राज्य को सौंपना चाहता है, किंतु वर्तमान समय में जो है उदारवाद के अंतर्गत राज्य के कल्याणकारी कार्यों का भी समर्थन किया जाता है, किंतु अधिकतम कार्य तो जो है समाजवादी राज्य के लिए द्वारा किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न है, आर्थिक उदारवाद का समर्थक था। तो कौन था आर्थिक उदारवाद का समर्थक? तो एडम स्मिथ था। ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट होगा। एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक भी माना जाता है।
उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक वेल्थ ऑफ नेशंस, ठीक है, वेल्थ ऑफ नेशंस में जो ये दिया था 1776 में, उसके अंतर्गत जो है व्यक्तिवाद एवं हस्तक्षेप की नीति का जो है प्रबल समर्थन किया था। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न है, उदारवाद के प्रत्ययवादी संशोधन का नेतृत्व किसने किया था? तो उसका नेतृत्व किया था ग्रीन ने, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। ग्रीन का मुख्य योगदान यह था कि उसने जानला के प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत और जेरेमी बेंथम के जो है उपयोगितावाद को खंडन करते हुए नैतिक आधार पर उदारवाद का पुनर्निर्माण किया था, और उसने उदारवाद को जो है आदर्शवाद की मान्यताओं के साथ जोड़कर एक नए रूप में जो है प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न है, इंग्लिश ब्रिटिश उदारवाद में समष्टिवादी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था वेडले, बोसांके, ग्रीन, ये सभी ने किया था, ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वीं सदी में उदारवाद के अंतर्गत आदर्शवाद के रूप में समष्टिवादी विचार जो है प्रवेश करने लगी थी। रूसो, कांट, हीगेल, ये सभी जो है समष्टिवादी विचारों से प्रभावित होकर टी.एच. ग्रीन, ब्रैडले तथा बोसांके ने आदर्शवादी उदारवाद के सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया था। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न है, उस ब्रिटिश उदारवादी विचारक का नाम बताइए जिसने सामाजिक डार्विनवाद का प्रतिपादन किया था। तो ये सही उत्तर है आपका हर्बर्ट स्पेंसर, ए ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। जीवन संघर्ष के युगदम की विजय, चार्ल्स डार्विन के इस सूत्र को आधार बनाकर जो है स्पेंसर इसी निष्कर्ष पर पहुंचा था कि राज्य या समाज की ओर से दीन दुखियों की सहायता के प्रयत्न सामाजिक विकास में बाधक होंगे, इसलिए ऐसे प्रयत्न निंदनीय हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? उदारवाद से मेल नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो बुजुर्गवा राज्य का, ठीक है, बुजुर्गवा राज्य का यहाँ पे उदारवाद से कोई मेल नहीं है। मार्क्सवादियों द्वारा जो है उदारवादी राज्य को बुजुर्गवा राज्य कहकर उसकी आलोचना की जाती है, और सीमित सरकार एवं प्रतिनिधि सरकार तो परंपरावादी उदारवाद के समय से ही प्रचलित मूल्य रहे हैं, जबकि लोक कल्याणकारी राज्य जो है आधुनिक उदारवादी अवधारणा का प्रतिफलन है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्क्स के राज्य की अवधारणा के अनुरूप नहीं है? तो राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये तो उसका हो ही नहीं सकता, ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, यह प्रसिद्ध कथन किसका था? तो ये कथन था हीगल का, ठीक है, आदर्शवादी हीगल का ये कथन था, ये जो है मार्क्स से संबंधित नहीं था, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न है, यह किसने कहा था कि उदारवाद स्वतंत्रता के लिए आसक्ति है? तो ये कहा था हेराल्ड लास्की ने, ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। लास्की का मत था कि उदारवाद का संबंध किसी संप्रदाय से कम और मानव स्वभाव से अधिक है, यह स्वतंत्रता के लिए उत्कृष्ट अभिलाषा का द्योतक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न है, मार्क्स का अंतिम ध्येय था। तो मार्क्स का अंतिम ध्येय क्या था? एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना, ठीक है, एक वर्गहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का अंतिम ध्येय था। मार्क्स कहता था कि अब तक जितनी क्रांतियां हुई उनसे इतिहास अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच पाया, अर्थात शोषण मुक्त समाज का उदय नहीं हो पाया, परंतु पूंजीपति और सर्वहारा वर्गों के संघर्ष से क्रांति होगी और पिछली सभी क्रांतियों से भिन्न होगी। केवल उसके फलस्वरूप शोषक वर्ग का अस्तित्व ही मिट जाएगा और वर्गहीन समाज की स्थापना का रास्ता खुल जाएगा। तो ये कहा था आपका मार्क्स ने, और उसका यही अंतिम लक्ष्य माना जाता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न है, समाजवादी विचारक प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं ताकि शोषण को रोका जा सके, ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। समाजवादी विचारक जो है प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण अर्थात उन पर सामाजिक स्वामित्व का समर्थन करते हैं ताकि प्राकृतिक संसाधनों पर इन्हीं गिने लोगों का स्वामित्व न हो। प्राकृतिक संसाधनों पर कुछ लोगों के स्वामित्व से जो है अधिकांश लोग अपनी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पाते, अर्थात शोषित रहते हैं। इसी को रोकने के लिए जो है समाजवादी विचारक जो है प्राकृतिक संसाधनों के राष्ट्रीयकरण का समर्थन करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 83 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन मार्क्सवाद की सही व्याख्या करता है?
तो राजनीतिक शक्ति आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, ये सही व्याख्या करता है। राजनीतिक शक्ति जो है वो आर्थिक शक्ति से उत्पन्न होती है, ठीक है। मार्क्सवाद के अनुसार जो है उत्पादन संबंधों के कुल योग से समाज की आर्थिक संरचना अस्तित्व में आती है और वही कानूनी और राजनीतिक अधिरचनाओं की असली आधारशिला का काम देती है। और दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भौतिक जीवन की उत्पादन प्रणाली मानव जीवन की सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक प्रक्रियाओं की जो है सामान्य रूप को जो है निर्धारित करती है। तो यहाँ पे भी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 84 नंबर प्रश्न है, समाजवाद की कौन सी विचारधारा मूल्य के सीमांत उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास करती है? तो ये करती है फेबियनवाद समाजवाद, ठीक है। फेबियनवाद के अनुसार जो है सब पदार्थों का मूल्य सामाजिक उपयोगिता के आधार पर निश्चित होता है और मूल्य की उत्पत्ति न केवल श्रम से होती है, न ही मांग और पूर्ति के कठोर नियम से, वरन यह जो है समूची सामाजिक परिस्थितियों का परिणाम है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 85 नंबर क्वेश्चन है, श्रेणी समाजवाद में निम्न में से किसके बीच का मध्य मार्ग है? तो ये श्रमिक संघवाद और समष्टिवाद के बीच का जो है मध्य मार्ग है, ठीक है। डी ऑप्शन करेक्ट हो जा। श्रेणी समाजवाद न तो समष्टिवाद की भांति पूर्ण सत्ता राज्य को प्रदान करने के पक्ष में है और न ही संघवादियों की भांति उपभोक्ताओं के हितों की अवहेलना करते हुए पूर्ण सत्ता उत्पादकों को प्रदान करने के पक्ष में है। यह न तो पूर्णतया जो है विकासवादी है और न ही पूर्णतया क्रांतिकारी है। इसमें जो है दोनों विचारधाराओं के मूल्यवान तत्वों को ग्रहण करते हुए एक नवीन विचारधारा को जन्म दिया गया है और सामान्य भाषा में कहा जाए तो श्रेणी समाजवाद, समष्टिवाद तथा श्रमिक संघवाद का जो है मध्यम मार्ग माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो हाब्स पैट्रियार्का, तो हाब्स की प्रसिद्ध रचना लेवियाथन था, ये पैट्रियार्का नहीं था। पैट्रियार्का पितृतंत्र की रचना ये किसने किया था? तो रॉबर्ट फिल्मर का था, रॉबर्ट फिल्मर का था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। पैट्रियार्का जो था या पितृतंत्र इसको भी कहा जाता है, पितृतंत्र, तो इसके रचनाकार थे रॉबर्ट कौन थे? रॉबर्ट फिल्मर। और हाब्स की पुस्तक थी वो तो आप लोग जानते होंगे, लेवियाथन, ठीक है। तो यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, तो पहला ही आपका आंसर सही हो जाएगा। और मार्क्स का था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, अरस्तु पॉलिटिक्स और रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो ये तो तीनों सही है आपका। तो यहाँ पे सही नहीं कौन है? तो ए ऑप्शन आपका सही नहीं है। 87 नंबर क्वेश्चन है, किसने राजनीतिक दलों को विचारों का दलाल कहा था? तो ये लावेल ने कहा था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। लावेल ने कहा था कि राजनीतिक दल विचारों के व्यापारी के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 88 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत को संक्षेप में कहा जा सकता है? तो संक्षेप में क्या कहा जा सकता है? तो मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद कहा जा सकता है, ठीक है। मानवीय चेहरे के साथ पूंजीवाद कहा जा सकता है। गांधी जी के अनुसार जब तक हम पूर्ण अहिंसा पर आधारित वर्गहीन और राज्यहीन समाज की स्थापना के लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक पूंजीपतियों के हृदय परिवर्तन करके उन्हें उनकी अपनी संपत्ति को न्याय में परिवर्तन करने के लिए मनाया जाए, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि समाज उद्योग और वाणिज्य के क्षेत्र में उद्यमशील और श्रमशील व्यक्तियों की योग्यता से तो पूरा फायदा उठाएगा, परंतु संपत्ति से पैदा होने वाले शोषण और अन्याय से जो है मुक्त रहेगा। इस प्रकार जो है पूंजीवाद को मानवीय चेहरा प्रदान किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से किस एक की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व मिल जाता है? तो ये स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के कारण जो है संघीय सभा में सभी राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है और राष्ट्रीय परिषद में जो है किसी एक दल विशेष को जो है पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं हो पाता है। अतः कार्यपालिका अर्थात कहा जाए तो संघीय परिषद में जो है राजनीतिक दलों को अपनी शक्ति के अनुपात में जो है प्रतिनिधित्व प्राप्त हो जाता है। यह प्रणाली जो है स्विट्जरलैंड में प्रचलित है, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य कैसा होगा? तो गांधी जी की कल्पना में आदर्श राज्य एक वर्ग विहीन राज्य होगा, ठीक है। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। गांधी के आदर्श समाज में प्रत्येक व्यक्ति का धर्म या सामाजिक दायित्व एक सेवा का रूप धारण कर लेगा।
चूँकि इसमें हर तरह की सेवा या श्रम को एक जैसे समान की दृष्टि से देखा जाएगा, इसलिए वहाँ पे जो है श्रम की गरिमा स्थापित हो जाएगी और इसी अर्थ में जो है यह वर्गहीन समाज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा दबाव समूह का कार्य नहीं है? तो आप लोग जानते होंगे सरकार निर्माण के लिए चुनाव लड़ना ये उनका कार्य नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दबाव समूह जो है निर्वाचन प्रक्रिया में भाग लिए बिना जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए शासन को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कार्य नहीं है, तो ए ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स, ये रहे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले पार्ट में। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अब नोटिफिकेशन आ भी गया है, आप लोग तैयारी बहुत अच्छे से कीजिए। ठीक है, आप सभी को बेस्ट ऑफ लक।